इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। आईपीओ इन्वेस्टमेंट को एक ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बहुत सारे लोग आईपीओ का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना क्या सही स्ट्रेटेजी है या फिर नहीं। जो भी लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं वो दो कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी उन लोगों की जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और जिस दिन वो आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है उस दिन उसे बेच देते हैं। जैसे कि अगर आईआरसीटीसी के आईपीओ की बात करते हैं तो आईआरसीटीसी का आईपीओ पिछले साल 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच खुला था और फिर 14 अक्टूबर को आईआरसीटीसी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए थे। तो जो लोग इस पहली कैटेगरी में आते हैं यानी आईपीओ में इन्वेस्ट करके जिस दिन शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं उस दिन शेयर्स बेचते हैं, तो उन लोगों ने 14 अक्टूबर को आईआरसीटीसी के शेयर्स बेच दिए और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और उन शेयर्स को होल्ड करते हैं, यानी वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती उसे बेचते नहीं है, वो उन शेयर्स को आगे भी होल्ड करके रखते हैं। तो चलो देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छा परफॉर्म करती है और आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। देखो, जो पहली कैटेगरी है जिसमें आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया और शेयर्स मिलने के बाद स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर लिस्ट होने के बाद ही उन्हें बेच दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगी, उसे हम कहेंगे स्पेकुलेशन। भाई, जिन कंपनीज में आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो और उन कंपनीज के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो उसे हम इन्वेस्टिंग कहेंगे। चलो तो देखते हैं कि आईपीओ के केस में स्पेकुलेशन अच्छा वर्क करता है या फिर इन्वेस्टमेंट। साल 2008 में 36 कंपनीज के आईपीओ आए थे। आपको याद होगा साल 2008 एक रिसेशन का टाइम पीरियड था। तो जिन लोगों ने उन 36 कंपनीज में इन्वेस्ट किए थे और जिनको उन 36 कंपनीज के शेयर्स भी मिल गए, उन्होंने अगर लिस्टिंग डे पर ही यानी जिस दिन वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए हैं उसी दिन अगर अपने शेयर्स बेचे हैं तो उन्हें उस साल में यानी साल 2008 में 652% का प्रॉफिट हुआ है। सिमिलरली साल 2009 में 16 कंपनीज के आईपीओ आए। यहाँ पर भी जो पहली कैटेगरी है यानी जिन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट करके लिस्टिंग के दिन ही अपने शेयर्स बेचे, उन इन्वेस्टर्स ने अगर इन सारी 16 कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता, उन्हें उन 16 कंपनीज के शेयर्स भी मिलते और उन्होंने लिस्टिंग के दिन उन्हें बेचा होता तो उन्हें 20.35% का प्रॉफिट होता। सिमिलरली साल 2010 में रिकॉर्ड 72 कंपनीज ने अपने आईपीओ लाए और सिमिलरली उस साल टाइप 1 इन्वेस्टर्स को 921.85% का प्रॉफिट होता। सिमिलरली 2011 में 25.26%, 2012 में 46.49%, 2013 में 22.71%, 2014 में 130.33%, 2015 में 175.52%, 2016 में 380.44%, 2017 में 845%, 2018 में 180.7%, 2019 में 296.42% और 2020 में अब तक जो आईपीओज आए हैं उनमें आपको कुल मिलाकर 78.16% का प्रॉफिट मिलता। हमेशा याद रखना कि जब भी आप स्पेकुलेशन कर रहे हो तो बात आपको प्रोबेबिलिटी की करनी होगी कि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है या फिर नहीं है। और जहां तक हम आईपीओ में स्पेकुलेशन की बात करते हैं और इस पहली कैटेगरी की बात करते हैं जहां पर आईपीओ इन्वेस्टर स्पेकुलेट करते हैं और लिस्टिंग के दिन अपने शेयर्स बेचते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी वर्कआउट होती है। इवन रिसेशन के टाइम भी स्ट्रेटेजी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो जहां तक इस पहली कैटेगरी की बात है और उनके स्पेकुलेशन की बात है तो ये स्पेकुलेशन स्पेकुलेटर्स के फेवर में है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करते हैं और उसमें से बहुत ही कम स्ट्रेटेजीज वर्कआउट होती है। पहली कैटेगरी का ये स्पेकुलेशन स्टॉक मार्केट का ऐसा स्पेकुलेशन है जो कैटेगरी 1 की स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले लोगों के फेवर में काम करता है। तो पिछले 12 सालों में लगातार इस स्ट्रेटेजी ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं। तो कैटेगरी 2 के बारे में बात करने से पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो चलो उसे भी समझते हैं। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो उसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करना होता है। शेयर की प्राइस, कंपनी का वैल्यूएशन, ये सारी चीजें वो इन्वेस्टमेंट बैंक डिसाइड करती है। तो कंपनी जितने भी शेयर्स बेच रही है उसमें से अगर 90% या उससे ज्यादा शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, यानी कंपनी जितने शेयर्स इशू कर रही है उसमें से 90% या उससे ज्यादा शेयर्स के लिए इन्वेस्टर्स बीड नहीं करते हैं, तो वो आईपीओ का इशू फ्लॉप हो जाता है यानी फेल हो जाता है। इसलिए कई बार कंपनीज उन इन्वेस्टमेंट बैंक से अंडर राइटिंग की डील करती है। यानी ये डील कुछ इस तरह की होती है कि अगर कंपनी ने इशू किए हुए 90% से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब नहीं होते हैं तो बाकी के शेयर्स उस इन्वेस्टमेंट बैंक को खरीदने होंगे। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी के आईपीओ के सिर्फ 80% शेयर से सब्सक्राइब होते हैं तो कंपनी के 10% या उससे ज्यादा शेयर्स उस इन्वेस्टमेंट बैंक को खरीदने होंगे जिसने कंपनी के साथ अंडर राइटिंग डील की है, क्योंकि किसी भी आईपीओ इशू में एटलीस्ट 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक के ऊपर भी कुछ रिस्क होती है और इस रिस्क को कम करने के लिए वो चाहते हैं कि प्राइस कुछ ऐसी हो जिस पर ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर्स को सब्सक्राइब करें। इसलिए वो कई बार अलग अलग स्ट्रेटेजीज ट्राई करते हैं, जैसे कि बुल मार्केट में आईपीओ लाना, यानी जब मार्केट बहुत तेजी में होता है उसी बीच आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स चाहते हैं कि कंपनी का आईपीओ बुल मार्केट में आए, लेकिन जब खराब टाइम पीरियड चल रहा होता है जैसे रिसेशन का, तो उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। वो कंपनी के शेयर प्राइस
कभी कभार थोड़ी बहुत अंडर वैल्यूड रखते हैं और ये चीज कैटेगरी 1 के स्पेकुलेटर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और उन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। तो जिन इन्वेस्टर्स ने साल 2008 में जितने आईपीओ आए थे उन सब में इन्वेस्ट किया है और उन शेयर्स को अभी तक होल्ड करके रखा है, उनको अब तक 536% का रिटर्न मिला है। जिन्होंने साल 2009 में इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, यानी सारे आईपीओज में इन्वेस्ट किया और उनको अभी तक होल्ड करके रखा, उन्हें 332% का प्रॉफिट मिला। जिन्होंने साल 2010 में ऐसा किया, यानी 2010 के सारे आईपीओज में इन्वेस्ट किया और उन्हें अब तक होल्ड करके रखा, उन्हें -591% का रिटर्न मिला, यानी बहुत बड़ा नेगेटिव रिटर्न मिला। सेम चीज 2011 में भी हुई। 2011 में भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स को -1456% का रिटर्न मिला। 2012 में -445%, 2013 में +797%, 2014 में अगेन -113%, 2015 में -301%, 2016 में +730%, 2017 में 515%, 2018 में 500%, 2019 में 1072% और 2020 में अब तक 112%। तो यहाँ पे हमने देखा कि टाइप 1 कैटेगरी ने टाइप 2 से अच्छा परफॉर्म किया है। अब समझते हैं कि जिन लोगों ने इवन इनफैक्ट इतना ज्यादा होल्ड भी किया शेयर्स को, उनको कम रिटर्न्स क्यों। तो उसके पीछे कुछ मेन रीजंस है जिसके बारे में समझते हैं। जो भी बड़े इन्वेस्टर्स है वो कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि वो मानते हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट बैंक डिसाइड करेगी और इन्वेस्टमेंट बैंक बहुत सोच समझ के प्राइस डिसाइड करेगी, जहां पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलना मुश्किल रहेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं और उन्हें पता है कि जब भी रिसेशन जैसा टाइम आता है तब लोग इमोशंस के बहाव में आकर बहुत ज्यादा शेयर सेल करते हैं और रिसेशन और क्राइसिस के टाइम अच्छी कंपनीज की शेयर प्राइस भी बहुत ज्यादा गिर जाती है। ऐसे समय में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी कंपनीज को बहुत ही कम प्राइस में खरीदने की, जो उन्हें आईपीओ में नहीं मिल पाती। हाँ, कभी कभार आईपीओ में थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और मल्टीपल्स में रिटर्न्स चाहते हैं। तो इन दो स्ट्रैटेजी से ये कंक्लूजन मिला कि जो पहली कैटेगरी है, यानी आईपीओ में इन्वेस्ट करके लिस्टिंग के दिन बेचने की, वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है अगर आप स्पेकुलेटर हो तो। वही अगर आप इन्वेस्टर हो तो आईपीओ में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की स्ट्रैटेजी उतनी खास परफॉर्म नहीं करती जितनी आप बाद में, यानी रिसेशन या क्राइसिस के टाइम उन शेयर्स को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके कर सकते हो। स्पेकुलेशन करने की राय हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, लेकिन जब भी आप स्पेकुलेशन करो तो उसे एक सेपरेट अकाउंट से मैनेज करो, क्योंकि स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट को आपको मिक्स नहीं करना चाहिए और मेन फोकस आपका इन्वेस्टमेंट पर रखो, क्योंकि कंपाउंडिंग यहीं पर काम करती है और लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको यहीं पर मिलते हैं। आज से हमारे लाइव क्रैश कोर्स की बैच स्टार्ट हो रही है, जिसके लेक्चर्स आप मंडे से अटेंड कर सकते हो। 1 महीने का ये कोर्स है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिटेल में समझना, कंपनीज को एनालिसिस करना, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट, अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इस तरह के स्टॉक मार्केट से जुड़ी सारी चीजें सिखाई जाएगी। साथ ही आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, जिससे ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप खुद ही कंपनीज को पिक कर पाओगे। तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने का ये आपके पास लास्ट मौका है। मंडे टू फ्राइडे शाम 8 से 9 ये सेशन चलता है। 1 महीने का ये क्रैश कोर्स है जिसमें हिंदी लैंग्वेज में हम सारी चीजें आपको सिखाएंगे, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और इंटरैक्टिव सेशन के जरिए। इस कोर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। आज के वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।